प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोगों को आगाह किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि तमाम हिल स्टेशन से जिस तरह से लोगों की लापरवाही बरतने की तस्वीरें आ रही हैं, वो एक बड़े खतरे को दावत दे सकती है। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर भारत के कई जिलों में लगातार कोरोना के मामले बढ़ने पर भी चिंता जाहिर की। कोरोना काल में लोगों को जरा सी छूट मिली, लोग उस दहशत को भुला बैठे जिस दहशत को देश ने महज कुछ ही दिनों पहले महसूस किया था। मनाली, शिमला, नैनीताल और मसूरी जैसे इलाकों में उमड़ी यही भीड़ इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता का विषय बन गई है। लोग न सिर्फ मास्क लगाने में लापरवाही बरत रहे हैं, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को भी भुला बैठे हैं। यही वजह रही कि 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में पीएम मोदी ने पहाड़ों पर उमड़ी इस भीड़ को लेकर अपनी गंभीर चिंता जाहिर की। आज मैं बहुत जोर देकर कहूंगा कि हिल स्टेशन में, मार्केट में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ये ठीक नहीं है। इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना के लगातार बदलते वेरिएंट को लेकर भी अपनी चिंता जाहिर की। साथ ही उन्होंने दावा किया कि कोरोना नियमों का सख्ती से पालन ही वायरस को हरा सकता है। साथियों, हमें कोरोना वायरस के हर वेरिएंट पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल बहुरूपिया है, बार बार अपने रंग रूप बदल देता है। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के थोड़ा नियंत्रित होने के बाद से देश के अलग अलग इलाकों में कोरोना की धज्जियां उड़ाते हुए लोगों की तस्वीरें सामने आने लगी। लॉकडाउन में थोड़ी ढील मिलने के बाद से ही ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग दूसरी लहर के दौरान मचे तांडव को तो भूल ही चुके हैं, ये भी भूल गए हैं कि अभी भी हर रोज करीब 40,000 कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के कई जिलों में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर भी पीएम मोदी ने लोगों को आगाह किया। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए सतर्कता और वैक्सीनेशन अभियान में तेजी ही सबसे कारगर हथियार है। नॉर्थ ईस्ट के कुछ जिले ऐसे हैं जहां संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इन संकेतों को हमें पकड़ना होगा, हमें और सतर्क रहने की जरूरत है और लोगों को भी लगातार सतर्क करते रहना पड़ेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कोरोना की तीसरी लहर को गंभीरता से लेने की हिदायत दी है। जब हम थर्ड वेव की बात करते हैं तो हम थर्ड वेव को मौसम के समाचार की तरह से, वेदर अपडेट की तरह से सामान्य रूप में ले रहे हैं। हम उसकी गंभीरता और उससे संबंधित अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को शायद जिस स्थाई पर समझने की जरूरत है, वहां पर कुछ चूक हो रही है। यह मानसून की बारिशों से आने से पहले कहीं हम घूमने चले जाएं, या ऐसा कोई सिंपल आचरण नहीं है, बल्कि वायरस वर्सेस ह्यूमन बीइंग, इसके बीच चलने वाली कंटिन्यूअस लड़ाई है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भारत जैसे घनी आबादी वाले देश ने भारी तबाही झेली थी। ये लहर अभी पूरी तरह से समाप्त भी नहीं हुई है और ऐसे में पहाड़ों और बाजारों में लोगों की भारी भीड़ वाकई परेशान करने वाली है। शायद यही कारण है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर सामने आकर लोगों को आगाह करना पड़ा। यूपी में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही तमाम राजनीतिक दलों ने सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। विपक्षी दलों की कोशिश है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को सत्ता से बाहर की जाए, जिसे लेकर राज्य के तमाम छोटे बड़े दलों के साथ में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ताल ठोकनी शुरू कर दी है। धर्मांतरण कानून से लेकर जनसंख्या नियंत्रण और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई राज्य के इस समय बड़े मुद्दे बने हैं। इन तमाम मुद्दों पर न्यूज़ 18 इंडिया ने योगी आदित्यनाथ से सवाल किया। योगी ने विपक्ष के तमाम आरोपों का जवाब दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निशाने पर खास तौर पर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी रहे, जिन पर वोटों के ध्रुवीकरण और भड़काऊ राजनीति करने के आरोप लगते रहे हैं। इस बार यूपी में योगी के रथ को रोकने के लिए AIMIM ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन किया है।
न्यूज 18 ने गठबंधन की इस हलचल के बीच ओवैसी के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने योगी को किसी भी कीमत पर दोबारा सत्ता में नहीं आने के दावे किए थे। ओवैसी की मंशा को भांपकर सीएम योगी ने उन्हें अपने खास अंदाज में जवाब दिया। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि किसी कीमत पर, मैं उन्होंने जो बोला बता रहा हूं, किसी कीमत पर 2022 में योगी आदित्यनाथ इंशाअल्लाह दोबारा मुख्यमंत्री हम नहीं बनने देंगे। देखिए, ओवैसी जी एक बहुत बड़े नेता हैं। यूपी की जनता कितना पसंद करेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर वह 19% पर उनको लगता है कि वह इलेक्शन को पोलराइज कर लेंगे तो बाकी 81% चुपचाप थोड़े बैठा हुआ है। वो अभी खड़ा होगा, वो भी इन सब चीजों को सुन रहा होगा। और मुझे लगता है कि पिछले चुनाव के परिणामों ने इस बात को साबित किया है कि जनता का रुझान क्या है। बात ओवैसी की चली और सियासी तीर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से चलने लगी। दोनों का दावा है कि ये राज्य सरकार ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए सियासी खेल शुरू कर दिया है। मुझे लगता है कि योगी जी अब बौखला गए हैं। योगी जी का गणित भी ठीक नहीं है। हमारे साथ सिर्फ 19% नहीं है, हमारे साथ पिछड़ा भी तो है, उसका परसेंटेज निकाल लीजिए। हमारे साथ दलित है, उसका परसेंटेज निकाल लीजिए। बड़े समाज में भी जो लोग नाराज हैं वो माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हैं, उनका प्रतिशत निकाल लीजिए। तब देखिए कि कितना प्रतिशत समाजवादी पार्टी के साथ है और कितना प्रतिशत योगी जी के साथ है। बीजेपी यूपी का असेंबली चुनाव हार रही है। अब उनको जब भी चुनाव हारते दिखता है तो वो कम्युनल पोलराइजेशन की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने यही बात की है, कम्युनल पोलराइजेशन, वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात की है। बात जब ओवैसी की होती है तो सियासी दलों की तरफ से उन पर बीजेपी की बी टीम होने या बीजेपी से मिली भगत के आरोप लगते रहे हैं। इस बार सीएम योगी ने ओवैसी के साथ आने वाले दलों के नाम गिनाने शुरू कर दिए। गठबंधन तो समय समय पे कांग्रेस ही उनके साथ करती रही है, या फिर ये समाजवादी पार्टी ही उनके लिए ज्यादा उतावली दिखती है। बीजेपी का तो दूर दूर से कोई संबंध नहीं उनसे। सियासी दलों का दावा है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोटर 19% हैं, इसलिए यूपी चुनाव से पहले राज्य सरकार के उठाए कदमों और राज्य में होने वाली कार्रवाइयों को ध्रुवीकरण की राजनीति से जोड़कर देखा जाने लगा है। ऐसा पहली बार नहीं है जब ओवैसी हैदराबाद से निकलकर अपने पार्टी की विस्तार की कोशिश कर रहे हों। इससे पहले भी बिहार और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान भी वो कई राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन कर चुके हैं। चूंकि यूपी में मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है, यही वजह है कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी की एक बार फिर चर्चा होने लगी है। बीते दिनों योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए जब नई नीति का ऐलान किया तो इस पर सियासत आबाद हो गई। मुख्यमंत्री ने अपने फैसले को जनहित और देश हित में बताया और इसे सियासी चश्मे से नहीं देखने की अपील की। उत्तर प्रदेश में 7 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव हैं। चूंकि देश की सत्ता में ताकत की जोर आजमाइश में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वजन है। यही वजह है कि इस चुनाव में तमाम राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। इस बीच विपक्ष की तरफ से योगी सरकार के फैसलों को कसौटी पर कसने का सिलसिला शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम सवालों के जवाब भी दे रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र संवाद का ही तो नाम है। यूपी के दहलाने की साजिश रचने वाले जिन 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, उनके हैंडलर के बारे में सनसनीखेज जानकारी सामने आई है। संभल के उमर हलमंडी पर उन दोनों आतंकियों का हैंडलर होने का आरोप है। उसकी गिरफ्तारी के बाद उमर हलमंडी का भाई भी सामने आया और उसने भाई का बचाव करने से इनकार कर दिया। उसके भाई ने न्यूज 18 को विस्तार से बताया कि वो कब और कैसे बाहर गया, अगर वो पकड़ा जाता है तो उसके साथ क्या होना चाहिए। यूपी एटीएस की गिरफ्त में हैं 2 बेहद खतरनाक संदिग्ध आतंकी। आरोपों के मुताबिक जिनका मकसद यूपी की राजधानी लखनऊ सहित राज्य के बड़े धार्मिक स्थलों को मानव बम और कुकर बम के जरिए दहलाना था, जिनका इरादा अयोध्या, मथुरा और काशी को इंसानियत की कत्लगाह बनाना था। लेकिन जब ये यूपी एटीएस के हत्थे चढ़े तो रट्टूमल तोते की तरह जो कुछ बताने लगे उसमें एक नाम आया, उमर हलमंडी। और इस नाम के आते ही यूपी का संभल जिला फिर सुर्खियों में आ गया।
फिर तो न्यूज 18 की टीम भी उन्हीं सड़कों और गलियों में जा पहुंची जहां इन 2 संदिग्ध आतंकियों के हैंडलर उमर हलमंडी का बचपन गुजरा था, जहां उसने अपने जीवन के 23 साल बिताए थे। न्यूज 18 की मुलाकात संभल में आतंकी उमर हलमंडी के भाई से हुई, जिसकी छवि साफ सुथरे मेथा कारोबारी की और इसने उमर की पिछली जिंदगी की हकीकत दुनिया के सामने रख दी। बताया गया कि उमर हलमंडी का असली नाम सईद अख्तर है। 1998 में जब उसने घर छोड़ा तब उसकी उम्र करीब 23 साल थी। सईद अख्तर कम बोलता था, लेकिन वो गुस्सैल स्वभाव का था। सईद अख्तर उर्फ उमर हलमंडी ने स्कूल में पढ़ाई नहीं की थी। 1998 में घर छोड़कर जाने के बाद वो कभी वापस नहीं लौटा। 23-24 साल की उम्र होगी जब वो यहाँ से गए, कुछ कह के तो गए नहीं थे, जाते रहते थे आते रहते थे। जब वो लास्ट टाइम गए तो फिर उसके बाद से लौटे ही नहीं थे। 23 साल पहले घर छोड़ा, उसके कुछ दिनों बाद मुल्क छोड़ा। उसके बाद उसका नाता हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकी साजिश रचने तक सिमट कर रह गई। हिंदुस्तान के लोगों का खून बहाने की ऐसी सनक सवार हुई कि 4 साल पहले जब उसके पिता की मौत हुई तो उसने किसी की सुध नहीं ली। यही नहीं, 4 महीने पहले जब उसकी मां की मौत हुई तो भी उसने अपने परिवार से संपर्क नहीं साधा। आरोप है कि सईद अख्तर देश छोड़कर पाकिस्तान चला गया और उसके बाद वो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर सक्रिय अल-कायदा से जुड़ गया। बताया गया कि सईद अख्तर उर्फ उमर हलमंडी के साथ संभल का ही रहने वाला आसिम उमर भी पाकिस्तान गया था, जो अफगानिस्तान पहुंचकर अल-कायदा के कमांडर अल जवाहिरी का बेहद करीबी बन गया। वहीं आसिम उमर को अल-कायदा का इंडिया चीफ बनाया गया। आसिम के बारे में खुफिया एजेंसियों के पास सुराग था, लेकिन उमर हलमंडी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। अब जब एटीएस ने लखनऊ में संदिग्ध आतंकी मिन्हाज अहमद और मसरुद्दीन मुशीर को दबोचा तो उमर हलमंडी का कच्चा चिट्ठा सामने आ गया। बताया गया कि पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों ने कबूला कि अल-कायदा से जुड़ने के बाद सईद अख्तर को नया नाम उमर हलमंडी दिया गया। उसे पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर रहकर अल-कायदा से जुड़े संगठन अंसार गजवातुल हिंद की भारत में जड़ें मजबूत करने का काम दिया गया। जब खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक लगी और जांच एजेंसी पूछताछ के लिए उसके भाई के घर पहुंची, तब जाकर उसके भाई को असलियत का पता चला। फिर उनका नाम कुछ उसमें आया, पुलिस आई तो हमें भी पता चला। फिर ना उसने कांटेक्ट करा, कभी ना कांटेक्ट किया। उमर हलमंडी का गायब हो जाना, परिवार से संपर्क तोड़ लेना और दूसरी हरकतों से परिवार को पुलिस की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों को लेकर कोई शक या संशय नहीं। आतंक के आरोपी का भाई तो इस बात से शर्मिंदा है कि इसका उससे खून का रिश्ता है, जिसे वो नकार नहीं सकता। ये बहुत शर्म की बात है हमारे लिए कि हमें बुलाया जाता, भाई क्या करें, मगर तो भाई है तो माँ बाप तो है नहीं, हम ही भाई हैं उसके जो भी हैं। तो हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है, ना हमें उसके बारे में कोई जानकारी, ना हमें पता वो क्या कर रहा है। लेकिन जो भी कर रहा है गलत है। हम तो यही कहना चाहेंगे, गलत कर रहा है। देश शर्मिंदा है, यूपी शर्मिंदा है, संभल शर्मिंदा और शर्मिंदा है वो एक परिवार और उसका भाई। जिस देश ने उस परिवार को सब कुछ दिया, उसके परिवार के एक सदस्य पर आतंकी होने का आरोप लगा है। उसका भाई चाहता है कि वो सामने आए और अपने फल की सजा भोगे। उसने जो किया है उसकी सजा उसे मिले। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच शुरू हुई सियासी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, नवजोत सिंह सिद्धू आला कमान पर खुद को बड़ी भूमिका दिए जाने का दबाव बढ़ाते जा रहे हैं। इसकी झलक कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू के एक ट्वीट में आज फिर मिली। इस ट्वीट में सिद्धू ने पंजाब में जगह बना चुकी आम आदमी पार्टी की तारीफ कर दबाव बनाने की चाल चल दी। सिद्धू ने लिखा, हमारे विपक्षी दल आपने हमेशा पंजाब के लिए मेरे विजन और काम को पहचाना है। 2017 से पहले की बात हो, बेअदबी, ड्रग्स, किसानों के मुद्दे, भ्रष्टाचार और बिजली संकट का सामना पंजाब के लोगों ने किया और इन मुद्दों को मैंने उठाया। आज जैसा कि मैंने पंजाब मॉडल पेश किया, ये स्पष्ट है कि वो जानते हैं कि वास्तव में पंजाब के लिए कौन लड़ रहा है। सिद्धू के ट्वीट के बाद दिल्ली में भी हलचल शुरू हो गई और राहुल गांधी के घर पर पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत, प्रियंका गांधी के साथ ही चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बीच बैठक हुई। लेकिन सिद्धू तो मानो कुछ ठान चुके हैं। उन्होंने अपनी बात को ट्विटर पर ही कुछ इस तरह आगे बढ़ाया। उन्होंने लिखा, हमारे विरोधी मेरे और निष्ठावान कांग्रेसियों के लिए एक गाना गाते हैं। तुम अगर आप में आओगे तो कोई बात नहीं, तुम अगर कांग्रेस में रहोगे
तो मुश्किल होगी। सिद्धू ने एक ट्वीट से दो संदेश दिए हैं। पहला यह कि कांग्रेस आला कमान से जो कुछ भी वो चाहते हैं उस पर फैसला जल्द हो, और दूसरा कि आम आदमी पार्टी के रास्ते उनके लिए अब भी बंद नहीं हुए हैं। सिद्धू भले ही ट्विटर के जरिए अपना संदेश देने की कोशिश करते दिखे, लेकिन पार्टी के अंदरूनी मसले पर कांग्रेस सार्वजनिक रूप से कुछ बोलने से बचती दिखी। दिल्ली में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये सवाल पार्टी के बड़े नेताओं से पूछा गया तो रणदीप सुरजेवाला और पी चिदम्बरम ने धैर्य से पूरा सवाल सुनकर मुस्कुराए और फिर इसे टाल गए। आई होप मोदी जी ने महंगाई पर सवाल पूछने पे तो कोई पाबंदी नहीं लगाई। कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिद्धू की तारीफ कर चुके हैं। बताया गया कि आम आदमी पार्टी को भी पंजाब में पार्टी का चेहरा बनाने के लिए सिद्धू जैसे किसी कद्दावर नेता की तलाश है। पंजाब में बिजली को चुनावी मुद्दा बना रही आम आदमी पार्टी के भगवंत मान जब इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे तो वो सिद्धू को ही ललकारते दिखे। उन्होंने सिद्धू को चुनौती दी कि अगर हिम्मत है तो वो इस मुद्दे पर भी ट्वीट करें कि कांग्रेस सरकार प्राइवेट कंपनियों से बिजली खरीदने के करार पर चुप क्यों रही। नवजोत सिद्धू साहब रोज ट्वीट करते हो बिजली के समझौते आए हो जाएंगे, आए कर लें करने। एक फिर लार्सन एंड टर्बो ते विधानता बारे भी एक ट्वीट बनता है हुण, पर मैं नाल नाल तुहानूं दसना भी चाहुंदा कि ट्वीट करने वेले ये सोच लियो ये ट्वीट सीधा जनपथ जाऊगा राहुल दे घरे, करके देख लो फिर। चुनाव महज कुछ ही महीने दूर हैं, लेकिन कांग्रेस में घमासान अब भी जारी है। सिद्धू पर आम आदमी पार्टी का नाम लेकर पार्टी नेतृत्व पर दबाव डालने के आरोप भी लग रहे हैं। हालांकि सिद्धू के ट्वीट पर आम आदमी पार्टी के पंजाब के नेताओं का नजरिया अभी सामने नहीं आया है, लेकिन भगवंत मान के बयान ने सिद्धू के लिए सकारात्मक माहौल जरूर बना दिया है।